लेट्स स्टार्ट द क्लास। लास्ट क्लास में टॉर्क बताया था कि कोई डाइपोल होता है उस पर टॉर्क कैसे लगता है, राइट। थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे लास्ट क्लास नहीं किए थे, तो उसमें से कुछ चीज़ें मैं रिकॉल करता हूँ, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या बताया था कि आपको अगर हमारे पास मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को डाल देते हैं। ऐसा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद यहाँ पे क्या था, ऐसा डाइपोल था -q और +q। तो हमने क्या देखा था कि ये डाइपोल को जैसे ही आप डालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, 2a है, तो इस पे टॉर्क लगता था। और जो टॉर्क की वैल्यू आई थी, वो टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई थी आपके पास, P क्रॉस E, ठीक है, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ठीक है, ये आपके पास आ गया था। और यही हम लोगों ने लास्ट क्लास में डेरिवेशन किया, तो बस इतना ही बताया था लास्ट क्लास में और समझाया था कुछ चीजें सिमुलेशन के थ्रू। तो P क्रॉस E आया था और इसकी वैल्यू जो हुई थी, वैल्यू कितनी, इस वैल्यू को कितना बोलेंगे, P साइन थीटा, क्योंकि A क्रॉस B आपको पता है कि P क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो P साइन थीटा होता है, और P साइन थीटा में यहाँ पे P की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, Q इंटू 2a, राइट। इतना बताया था हम लोगों ने, Q इंटू 2a। नेक्स्ट जो चीजें थी, इसके आगे थोड़ी सी चीजें हम लोग को देखनी है। जो स्पेशल केसेस होते हैं, स्पेशल केसेस में क्या करेंगे हम लोग, बहुत बार देखो स्पेशल केसेस, तो स्पेशल केसेस में लेंगे कि थीटा इक्वल्स टू, आप क्या कर सकते हो, एक बार थीटा इक्वल्स टू फर्स्ट, मान लो फर्स्ट स्पेशल केस लेंगे, तो फर्स्ट स्पेशल केस लेंगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम लोग ले लेंगे कितनी, मान लो 90 डिग्री, ओके। और 90 डिग्री हो गई तो साइन 90 की वैल्यू तो आपको पता है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी P, और ये टॉर्क की सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। ये क्या है, टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू, टॉर्क इज मैक्स इन दिस केस। नेक्स्ट सेकेंड केस जो आएगा, तो सेकेंड केस में आप ले सकते हो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री लोगे तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप लोग बताओ क्या ये मिनिमम टॉर्क होगा या नहीं होगा। इसको जब इसको मैक्स लिखे तो क्या ये मीन लिख सकते हैं हम लोग, इसको यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दूं मीन, नो यस नो यस, और बाकी लोग नो यस नो नो नो। नहीं, नहीं होगा मिनिमम टॉर्क, ये मिनिमम टॉर्क ये कैसे हो जाएगा, ये साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या 0 होती है, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, नालायको, सब नालायक है। कुछ लोग, जो लोग नो बोले हैं वो ठीक है। थीटा की वैल्यू जब 180 डिग्री होगी, 180 डिग्री होगी तो टॉर्क आपका मिनिमम होगा, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होगी, ये उल्टा बता दिया, 270 होगा। थीटा की वैल्यू 270 डिग्री, ठीक है। 90 पे वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 270 पे कितनी होती है, -1 होती है। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -P, ठीक है। साइन 270 की वैल्यू याद करो, तो ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू टॉर्क की -P, ये मिनिमम ये मैक्सिमम और ये 0, ठीक है।
0 और 180, अगर 180 भी लोगे तो भी आपका 0 आएगा, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी आपकी क्या होती है, 0 डिग्री। ठीक है, साइन 180 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे जो हम लोगों को याद रखना है। बहुत बार पूछ देता है कि मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, मिनिमम टॉर्क कितना होगा। तो मैक्सिमम टॉर्क आपका पी और मिनिमम टॉर्क आपका माइनस पी, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है, चलो अब लास्ट क्लास में आपको एक चीज और दिखाया था मैंने, कि जो लोग भी लास्ट क्लास का लेक्चर देखे होंगे तो उसमें उन्होंने देखा होगा कि टॉर्क को जैसे ही हमने ऐसे रखा और उस पर फोर्स लगाया तो वो ऐसे घूम गया, और घूमने के बाद उसको वापस से ऐसे घुमाने के लिए वो मैंने वहां पे फोर्स लगाया था तो वो ऐसे घूम रहा था, राइट। बट अगर इन प्रैक्टिकल लाइफ का सिचुएशन देखो तो आप सोचो कि आप एक रबर बैंड लेना, रबर बैंड में पेन को बांध देना और उसको रोटेट करना। तो रोटेट करने के बाद जब उसको लीव करोगे, छोड़ोगे, तो उसमें दो तरह के टॉर्क लगता है। एक लगता है आपका क्या, आपका जो टॉर्क लगेगा वो एक एक्सटर्नल टॉर्क और एक रोटेशनल टॉर्क। तो उसी तरह से अब जब हम लोगों को वापस से रोटेट करना है, ठीक है, वापस से मान लो कोई टॉर्क है, ऐसे डाइपोल रखा हुआ है, उसको वापस से रोटेट करना है, तो वो ऑटोमेटिकली रोटेट नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, और वो वर्क डन जो होगा वो उसमें क्या हो जाएगा, हम लोगों को उसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। ठीक है, क्योंकि जितना हम लोग वर्क डन करते थे वही एज अ एनर्जी क्या होता था, स्टोर होता था, राइट। तो अब हम लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले दो तीन चीजें हम लोग 11th का थोड़ा सा चीज में, फिगर आपका वही रहेगा, फिगर जो था आपका वही पिछला केस वाला ही रहेगा। फिगर मतलब कि क्या, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को डाल दिया है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या डाला, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस पे माइनस क्यू आ रहा है और इस पे प्लस क्यू आ रहा है, राइट। तो और इसको आप क्या कर रहे हो, ये हमारा एक्सिस है, एक्सिस से ये एंगल कितना रोटेट हो रहा है, थीटा एंगल से ये रोटेट हो गया। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाना चाहता हूं कि आप याद करो थोड़ा सा, वर्क डन इज इक्वल्स टू, मैंने लिखवाया था कि dw वर्क पावर एनर्जी में बताया था कि dw इज इक्वल्स टू होता था क्या, F डॉट dr। ठीक है, F डॉट dr वर्क पावर एनर्जी में। और अगर टोटल वर्क डन चाहिए होता था तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ता था, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या, इंटीग्रेशन F डॉट dr। ये था जनरल मोशन में। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग रोटेशन में आते थे तो फोर्स का काम कौन करता था, बताएंगे आप लोग। रोटेशनल मोशन में फोर्स का काम कौन करता था और डिस्प्लेसमेंट का काम कौन करता था। रोटेशनल मोशन में फोर्स का काम कौन करने लगता, टॉर्क, थीटा। ठीक है, सिर्फ दो लोगों का जवाब, बाकी लोगों को नहीं पता क्या। टॉर्क एंड थीटा। चलो जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो फिर से देख लीजिए। फोर्स का काम टॉर्क करने लगता था रोटेशनल मोशन में और dr का काम थीटा यानी कि d थीटा करने लगता था। तो रोटेशनल मोशन में जो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता था वो क्या हो जाता था, फॉर्मूला चेंज हो जाता था ऐसा कुछ, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टॉर्क d थीटा। ठीक है, टॉर्क d थीटा। तो हम लोग इसी फॉर्मूला का भी यूज करेंगे। हम लोग ऑलरेडी वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे टॉर्क डी थीटा से। अब टॉर्क डी थीटा सोचो, टॉर्क की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं पुराने केस में, पी साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा बाबू, इंटीग्रेशन पी साइन थीटा, पीई साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन पीई साइन थीटा डी थीटा। अब हम लोग मान के चलते, देखो इसमें जो डाइपोल है वो दो तरीके से रोटेट हो सकता है।
पहला तरीका क्या हो सकता है कि ये डाइपोल पहले 0 डिग्री बना रहा होगा। अभी एंगल देखो, ये डाइपोल जो था 0 डिग्री बना रहा था और बाद में ये बनाने लगा थीटा डिग्री। ठीक है, ये केस 1 था, दिस वन इज केस 1। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि डाइपोल पहले से ही कुछ एंगल बना रहा हो। मान लो पहले से ही एंगल ये क्या बना रहा हो, थीटा नॉट। ठीक है, थीटा, मैं थीटा 1 ले लेता हूं और बाद में ये एंगल कितना बनने लगा, बाद में ये डाइपोल कहां पहुंच गया, थीटा 2 पे। बाद में कहां पहुंच गया, थीटा 2 पे। पहले ऑलरेडी रोटेटेड है थीटा 1 से और बाद में रोटेट कर दिया कितना, थीटा 2 से। तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहां से कहां बाबू, थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब p साइन थीटा, तो बाबू p तो कांस्टेंट है, p बाहर आ जाएगा। आप लोग बताओगे साइन थीटा का इंटीग्रेशन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताइए। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा, पक्का सोच लो। अरे नालायको, सब मेरा नाम डुबा दोगे। कुछ लोग सुधार रहे हैं। अभी समझ आ रहा माइनस कॉस थीटा। आधे लोगों तो पहले कॉस थीटा बोल दिए। साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है। सबको पकड़ के पीट दूंगा, लॉकडाउन खुलने दो खाली। साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा। अब माइनस कॉस थीटा में हम लोगों को क्या करना है, देखो तो थीटा 1 से थीटा 2 को तक क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना, राइट। तो जो फाइनल फॉर्मूला आपके पास आएगा, मैं इस माइनस पी को बाहर निकाल देता हूं। ठीक है, माइनस पी को बाहर निकालने के बाद, माइनस को बाहर निकाल दिया, तो फाइनल फॉर्मूला आपके पास क्या है बाबू, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। आपने कहां से कहां इसको रोटेट किया, ये फॉर्मूला देखो सारे टीचर्स ये फॉर्मूला नहीं बताते हैं, बुक में भी बहुत कंफ्यूजन करके देगा, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कि वर्क डन इक्वल्स टू आया माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, कब से कब, जब ये रोटेट हो रहा हो थीटा 1 से थीटा 2 में। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, मैं फिर बता रहा हूं कि ये थीटा 1 से थीटा 2 में रोटेट होगा तभी होगा। और यही वर्क डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज potential energy of the dipole. This work done is stored as potential energy of the dipole. ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल स्टोर हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया तो आप लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। तो क्या लिख देंगे कि यू का जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया वो क्या आया, यू इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये किसके लिए वैलिड है, जब डाइपोल रोटेट हो रहा है कहां से कहां, थीटा 1 से थीटा 2। ध्यान रखिएगा, थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा, वरना ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, चलो अब
इसी पे हम लोग दूसरे केसेस में आते हैं, ठीक है, और क्या करेंगे, स्पेशल केसेस बनाएंगे, ठीक है। स्पेशल केसेस में क्या करेंगे हम लोग, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस का जब फर्स्ट स्पेशल केस आएगा तो फर्स्ट स्पेशल केस में हम लोग देखेंगे कि थीटा की जो वैल्यू है, थीटा 1 की वैल्यू वो हम लोग लेंगे 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या केस आएगा, थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो गई बाबू, 90 डिग्री, ठीक है। और थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा। बोलोगे इसका क्या मतलब हुआ, तो ध्यान से समझिए इसका मतलब हुआ कि डाइपोल ऐसा था, देखो डाइपोल ऐसे खड़ा था, माइनस क्यू, ठीक है, और प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो देखो पहले ये कितना एंगल बनाया, पहले ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। बाद में डाइपोल क्या हो जाएगा, इस जगह पे पहुंच जाएगा ऐसा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। दिस एंगल इज हाउ मच, थीटा, ठीक है। तो पहले 90 पे था और अब थीटा पे पहुंच गया, तो 90 से थीटा पे पहुंचा तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू से क्यू। तो देखो तो क्या हो जाएगा बाबू, u की वैल्यू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। हम लोग एक काम करते, थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज करता हूं मैं, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, थीटा 2 की वैल्यू जो है वो 90 ले लेंगे, कॉस, ठीक ही है, रुक जाओ एक मिनट। कॉस थीटा 2 की वैल्यू थीटा, यहाँ पे क्या करना है, देखो तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा 2 की वैल्यू थीटा हो जाएगी, और कॉस 90 की वैल्यू, तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे और थीटा 1 की वैल्यू को थीटा लेंगे, मतलब फाइनल जो रोटेशन हुआ है वो थीटा से हुआ है, ठीक है। आप लोग बताएंगे जरा से कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस, अभी भी कॉस 90 की वैल्यू 1 आ रही है बहुत लोगों से, बताओ रोशन कॉस 90 की वैल्यू 1 होती है, क्या करोगे तू आप लोग। देखो u इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, माइनस पीई, तो माइनस पी कॉस थीटा 2, तो कॉस थीटा 2 पुट करोगे तो कॉस थीटा 2 की वैल्यू कितनी, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या पुट की है, थीटा, तो कॉस थीटा 2 की जगह पे हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा 1, तो कॉस थीटा 1 की वैल्यू यानी कि कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू इज 0, ठीक है। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो जो फाइनल आपके पास आंसर आएगा वो आएगा माइनस पी डॉट ई, माइनस पीई, देखो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है। और माइनस पी कॉस थीटा आया, तो माइनस पी कॉस थीटा आया तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ठीक है, लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, किताब में आपको ये फॉर्मूला, देखो मैं फिर बता रहा हूं, किताब में आपको ये फॉर्मूला भी लगेगा और ये फॉर्मूला भी मिलेगा। मैक्सिमम लोग इस फॉर्मूला को याद कर लेते हैं, पुराने फॉर्मूला को भूल जाते हैं, लेकिन आपको हमेशा ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। ये फॉर्मूला तभी काम आएगा जब कहां से कहां रोटेट करें, 90 से थीटा। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल केस के लिए जब 90 से थीटा रोटेट करेगा। अगर 90 से थीटा नहीं कुछ और एंगल से रोटेट करेगा तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला कहीं फेल नहीं होगा। दिस वन फॉर्मूला u इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 कहीं फेल नहीं होगा, इसलिए ये फॉर्मूला भूलना नहीं है। और ये फॉर्मूला आपका कब लगेगा, जब रोटेशन कहां से कहां हो रहा है, 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक रोटेशन हो रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसके भी अब स्पेशल केसेस, इसके स्पेशल केसेस में क्या, जब आपका थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो
यहाँ पे इस बार पोटेंशियल एनर्जी हम लोग सोचते हैं कि कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू इस बार देखो, इस केस में मैं इस फॉर्मूला में अब थीटा की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं, 0 डिग्री, ठीक है। तो देखो, तो जब 0 डिग्री पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी, cos 0 की वैल्यू कितनी, शिवनंदन एक बार आप क्या कहते हैं रिज्वाइन कर लो, क्योंकि थोड़ा सा इश्यू है आज आपका ये जियो का नेटवर्क का या कुछ, ठीक है। तो जिनको प्रॉब्लम आ रहा है तो वो एक बार रिज्वाइन कीजिए, क्लियर हो जाएगा। देखो अब cos 0 की वैल्यू जब 1 बैठाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस पीई, माइनस पीई। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल कंडीशन, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेबल कंडीशन, ठीक है। इसको बोलेंगे स्टेबल कंडीशन। नेक्स्ट आएंगे बी पे। तो बी पे जब लेंगे तो थीटा इक्वल्स टू लेंगे 180 डिग्री। अब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री का वैल्यू बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा, चलो ठीक है, गुड, ठीक है। तो माइनस कॉस 180 डिग्री पुट किया तो माइनस, और वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, पीई, और पीई हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इसी को बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल कंडीशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनस्टेबल कंडीशन में फिर बता रहा हूं, इसमें नीट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंगल नहीं दिया है, बोल दिया स्टेबल कंडीशन और अनस्टेबल कंडीशन। तो स्टेबल कंडीशन का मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री लेना है, और अनस्टेबल कंडीशन का मतलब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री लेना है। ध्यान रखिएगा, फिर बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री स्टेबल कंडीशन, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री अनस्टेबल कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन कभी कभी 90 के लिए देगा, तो 90 तो आपको मालूम है cos 90 की वैल्यू 0, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री लेंगे, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, ठीक है। और 90 डिग्री अगर लेंगे, 90 डिग्री लेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0, तो u विल बी कितना, 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये टॉपिक खत्म हो गया। इस टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत, अब इसमें सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग 60 डिग्री पे रोटेट कर दिए, 0 डिग्री से 60 डिग्री पे रोटेट किए, 0 डिग्री से 30 डिग्री पे रोटेट किए, 0 डिग्री से 90 डिग्री पे रोटेट किए, तो कितना का वर्क डन होगा या कितना का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है। चलो, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए, वरना ये टॉपिक हम लोगों का यहाँ पे खत्म हो गया। देखो, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट था जो पूरा हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, पूरा फर्स्ट चैप्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर सेकंड यूनिट जो था, सेकंड यूनिट में आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड यूनिट खत्म हो गया। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोगों का थर्ड यूनिट है, और थर्ड यूनिट में हम लोग को पढ़ना है कैपेसिटर्स के बारे में, कंडक्टर्स के बारे में, ठीक है, कि कंडक्टर्स और कैपेसिटर्स का क्या क्या चीजें हैं, क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे उसका यूज हम लोग करते हैं।
तो यहां तक होने के बाद हम लोग आते हैं अब कंडक्टर्स पे, यूनिट नंबर 3 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि सब ये यूनिट का नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, स्पेशल केस का ए नंबर, स्पेशल केस का ए नंबर में 0 डिग्री बस उठा करके यहाँ पुट कर दिया, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी 1, तो 1 तो यहाँ पे 1 पुट किया तो माइनस पी आ गया। ठीक है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू माइनस पी होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 के यहाँ पुट करेंगे तो माइनस पी आएगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में हम लोगों को सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज, किसी भी दो तरीके की चीजें होती हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि एक कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, वैसे तो 3 होता है कंडक्टर। आपका देखो, अभी पहले मैं डाउट पूछा तो डाउट किसी को आया नहीं, दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट होने पे आपको डाउट आने लगा। स्टेबल केस इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास मिनिमम एनर्जी होती है, यहाँ लिखा हुआ है देखो, मिनिमम एनर्जी होती है तो इसीलिए उसको स्टेबल कंडीशन बोलते हैं। मैक्सिमम एनर्जी होती है तो उसको अनस्टेबल कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी में कहीं भी वो रुकेगा नहीं। आपको सिंपल सी चीजें समझ लो, आपको मैंने 10,000 रुपए दे दिए, क्या आप रुकोगे यहाँ पे? नहीं, पहले जाओगे 10,000 रुपए को खर्च करके आओगे। तो इस केस में डाइपोल के पास मैक्सिमम एनर्जी है, तो डाइपोल के पास मैक्सिमम एनर्जी, तो वो आपका अनस्टेबल कंडीशन। डाइपोल के पास मिनिमम एनर्जी, आपके पास पैसे नहीं है अभी, ठीक है, तो आप घर पे बैठे रहोगे, भाई घर पे बैठो, अभी पैसे नहीं है, खत्म हो गए, तो वही चीजें हैं। डाइपोल के पास मिनिमम एनर्जी यानी स्टेबल कंडीशन, डाइपोल के पास मैक्सिमम एनर्जी यानी अनस्टेबल कंडीशन। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? हाँ, भाग जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन स्टेबल और अनस्टेबल क्यों कहते हैं? एनर्जी स्टेबल इसलिए क्योंकि मिनिमम एनर्जी, अनस्टेबल इसलिए क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी। चल ठीक है, अब हम लोग आते हैं वापस से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में हम लोगों को सबसे पहले दो तरीके की चीजें होती हैं, आप लोग ऑलरेडी पता है, यूजुअली दो तो नहीं होती, 3 होती है, अब आप लोग पढ़ चुके होंगे कि 3 तरीके का होता है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो कंडक्टर्स क्या होता है? जिसके थ्रू आपका चार्ज फ्लो कर सके, करंट फ्लो कर सके, जो आपको अलाउ करता है करंट को इजिली फ्लो होने के। इंसुलेटर क्या होता है? जो अलाउ नहीं करता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर से भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं और वो करंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर आपका इसके और इसके मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का जो मटेरियल हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। बट वो सारी चीजें हम लोगों को मोर डिटेल में करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखना है और फिर एक सेमीकंडक्टर एक पूरा चैप्टर ही लास्ट में पढ़ना है। तो अभी फिलहाल हम लोगों का जो फोकस होना चाहिए वो कंडक्टर्स पे होना चाहिए, राइट? तो कंडक्टर्स आपको पता है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो प्रॉपर्टीज जब हम लोग देखेंगे तो प्रॉपर्टीज में हम लोगों को कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, टॉपिक्स क्या मतलब देखना है इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो सबसे पहला जो इसका प्रॉपर्टी है कि आपको ऑलरेडी पता है, आपको हेमिस्फीयर था, तो हेमिस्फीयर एक कंडक्टर था, तो हेमिस्फीयर का सारा आप सोचो कि क्या हेमिस्फीयर के अंदर, हेमिस्फीयर बोल रहा हूं मैं, हॉलोस्फीयर, हॉलोस्फीयर के अंदर जो भी चार्जेस होते थे क्या वो वहां पे स्टे करते थे? सारे के सारे चार्जेस कहां पहुंच जाते थे? उसके सरफेस। तो जो पहला प्रॉपर्टी है कि हम लोग को नो एक्स्ट्रा चार्ज रिमेन्स इनसाइड a spherical conductor, a spherical conductor, spherical आप इसको बोल दो हॉलो। ठीक है, हॉलो कंडक्टर बोलो या
कंडक्टर का मतलब कि वो अंदर कोई चार्ज स्टे नहीं करेगा, स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, ये चीज हो गया आपका। अब देखो, नो एक्स्ट्रा चार्ज इनसाइड कंडक्टर, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी जो होगा, तो दूसरा प्रॉपर्टी होगा, आपको ऑलरेडी पता है कि याद करो कि जो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फीयर की वजह से हम लोगों ने क्या निकाला था, KQ/R²। ठीक है, क्या आया था, KQ/R²। याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, हॉलो स्फीयर की वजह से आया था ना, कंडक्टर इज क्या, KQ/R²। ठीक है, KQ/R² on its KQ/R² on its surface, आप लोग बताइए कि सरफेस पे ये था, तो अंदर कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉलो स्फीयर के अगर अंदर की बात करें तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, आप लोग बताएंगे। याद कीजिए, मैंने निकलवा के दिखाया था गॉस थ्योरम से, कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड। चल, कुछ लोगों को याद है। ठीक है, तो अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो एक चीज और देखो ध्यान से, इस KQ/R² को अगर मैं लिखना चाहूं तो इस देखो, तो E = KQ/R² को अगर लिखेंगे तो E = KQ/R² है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, K को लिख सकता हूं 1/4πε0। याद करो, K की वैल्यू कितनी होती थी, 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0 इंटू Q/R²। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे अरेंज कर रहा हूं। इसको मैं कर दे रहा हूं Q/4πR², Q/4πR²। ठीक है, और नीचे क्या, मल्टीप्लीकेशन बाई एप्सिलॉन। अब देखो Q/4πR², Q उस पे चार्ज है और 4πR² याद होना चाहिए आपको कि हेमिस्फीयर का एरिया होता है। तो स्फीयर चार्ज बाई एरिया क्या होता था, आप लोग बताएंगे। चार्ज बाई एरिया को क्या बोलते थे हम लोग, चार्ज बाई एरिया को क्या बोलते थे, व्हाट इज चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई एरिया क्या होता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चलो 3-4 लोगों का ही जवाब आता है, बाकी लोग तो सोते रहते हैं। तो सिग्मा बोलते थे उसको, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सरफेस पे वो क्या होगा, σ/ε0। ये दूसरा प्रॉपर्टी था। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी के बाद तीसरा प्रॉपर्टी क्या देखेंगे, तीसरा प्रॉपर्टी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0, इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। ठीक है, तीसरा, चलो याद करो, एक चीज और बताया था, दिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस से कितना एंगल बनाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस से कितना एंगल बनाता था, चलो ठीक है। तो चौथा प्रॉपर्टी जो होगा वो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर on the surface of the conductor, on the surface of the conductor, surface of the conductor. ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज हमने देखे। चार प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे क्लास, तो आप लोग एक बार रिज्वाइन करो, फिर हम लोग इसके आगे के प्रॉपर्टीज देख के इसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोग एक बार रिज्वाइन कीजिए। चलो, क्योंकि 1 मिनट बचा हुआ है, कट जाएगा, तो आप लोग रिज्वाइन करो, फिर इसको कंटिन्यू करके हम लोग खत्म करेंगे।